हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। तो आज हमारा है डे आई गेस 7। ओके, सो वी आर विद अवर डे 7। तो डेली का हमारा टारगेट था कि हम पास्ट को सोल्व कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या गिवन है उसको देखते हैं। इन्होंने बोला कि मेरे पास एक एक्स रैंडम वेरिएबल था, एक वाई रैंडम वेरिएबल था। एक्स और वाई के बारे में बोल दे कि एक्स इज नॉर्मल 0,1 एंड वाई इज नॉर्मल 0,1। ओके, और इंडिपेंडेंट भी दे रखा है। ओके, उसके बाद इन्होंने बोला कि हम एक जेड रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया, दिस जेड इक्वल टू मोड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वाई। तो हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेशंस इज फाइनाइट, कि इनमें से हमारे पास कौन सी एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट करेगी। फाइनाइट कहने का मतलब एग्जिस्ट करेगी, इसके ऊपर बात है। तो अब देखो, इस वाले क्वेश्चन में हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर टू द पॉइंट जाते हैं तो काफी कुछ कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़े ऑब्जर्वेशन बेस होते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था, पिछला तो नहीं, शायद क्वेश्चन नंबर 11 था, जिसका क्या था या 12 था, 12 था शायद। उसमें था ना कि xi हमारे पास था नॉर्मल 0,1 को फॉलो कर रहा था। उसके बाद बोला था कि समेशन xi की पावर 4, शायद क्वेश्चन नंबर 12 था। तो वहां पे मैंने बोला था कि हम अपनी जनरल टेंडेंसी से जाएंगे। वहां पे नॉर्मल का भी यूज हो सकता था, लेकिन जैसे xi का स्क्वायर उसकी पावर दिखती है तो हम क्या करते हैं, टेंडेंसी क्या होती है का स्क्वायर में कन्वर्ट करने की। तो यहाँ पे भी सेम वही वाला फॉर्मेट के ऊपर मैं जाऊंगा। तो इन्होंने बोला कि मेरे पास जो z था, दिस z इक्वल टू मोड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वाई। तो अगर हम लेते हैं कि मैं एक जेड प्राइम ले लेता हूँ, इफ दिस इक्वल टू एक्स बाय वाई such that x is following normal 0,1 and y is following normal 0,1, in that case this follows Cauchy। ठीक है, Cauchy डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। अब सबसे पहली बात कि हमारे पास जो z प्राइम था, दिस इज बेसिकली Cauchy डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके लिए हमारे पास मीन डिफाइंड नहीं होता। ये चीज हमें याद रखनी है। सबसे जनरल टेंडेंसी यही थी हमारे पास। अब थिंग इज, अगर हमारे पास x बाई वाई इसका मीन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मीन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दिस इंप्लाइज दैट अगर मैं इसका मोड ले लेता हूँ, मोड x बाई मोड y, ओके, इसका भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि कुछ भी हो मोड वाली टर्म होगी। अगर इसमें मैं ले रहा था लाइक x बाई वाई ले रहा हूँ अगर मैं, इन दैट केस प्लस वाली टर्म भी होंगी और नेगेटिव वाली टर्म भी होंगी। अब इसने बोला कि प्लस नेगेटिव सबको अगर मैं लेता हूँ तो दैट थिंग कमिंग आउट टू बी इन्फिनिटी। नो डिफाइंड का मतलब वही होता है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है वहां पे। अब अगर मैं जैसे मोड ले रहा हूँ, इन दैट केस सारी टर्म पॉजिटिव होंगी, तो नेगेटिव वाला तो पॉइंट आएगा ही नहीं, तो फिर से इन्फिनिटी चला जाएगा, तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट जो सी था, ये वाला आंसर आ गया कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसने बोला था फाइनाइट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, सबसे पहला मैं कंक्लूड कर गया कि भैया ये ऑप्शन तो नहीं होगा। उसके बाद मेरे पास बच गया ऑप्शन ए, बी एंड डी। अब इनके ऊपर बात करते हैं। तो अब देखते हैं हम ऑप्शन बी एंड डी को। तो अगर मैं ऑप्शन बी को देखना चाहूँ, सो दिस ऑप्शन बी इक्वल टू जेड इंटू रूट ऑफ जेड। ओके, अब दूसरा ऑप्शन है दैट इज डी, दैट इक्वल टू 1 बाय जेड डॉट रूट ऑफ जेड। अब इसमें थोड़ी सी सिमिलरिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो x और y है मेरे पास, इन्होंने बोला कि नॉर्मल 0,1, मैं रिप्लेस कर देता हूँ। इन्होंने क्या बोला है कि z को बोला है मोड ऑफ x डिवाइडेड बाय मोड ऑफ y। ओके, मैं एक नया क्वांटिटी दे देता हूँ, दिस z डबल प्राइम। ओके, दिस इक्वल टू मोड ऑफ डिवाइड बाय मोड ऑफ x। ठीक है, मैंने इसको दे दिया। सो थिंग इज, तुम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो x था बेसिकली एक डमी वेरिएबल का काम करेगा। ठीक है, चाहे x बोलूं y बोलूं और भी अलग रैंडम वेरिएबल बोल देता हूँ, वैसे उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो नॉर्मल 0,1 को फॉलो कर रहा है यहाँ पे। इन दैट केस मेरे पास जो z होगा और z डबल प्राइम जो मैंने लिखा, ये एक्जेक्टली सेम होगा, क्योंकि x और y का कोई रोल है ही नहीं यहाँ पे, डमी वेरिएबल का काम कर रहे हैं वो दोनों। तो इस x मोड ऑफ x डिवाइडेड बाय मोड ऑफ y को अगर मैं ले लेता हूँ k, ठीक है, तो z इक्वल टू बेसिकली k, और यहाँ पे जो टर्म आ रही है तो वो हो गई z डबल प्राइम दैट इक्वल टू 1 बाय k। ठीक है, ये चीज होगी। तो एक चीज हमें पता चली है कि हमारे पास x डिवाइडेड बाय y हो या फिर y डिवाइडेड बाय x हो, दोनों सेम डिस्ट्रीब्यूशन बनेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों डमी वेरिएबल का ही काम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। इन दैट केस अगर मैं ऑप्शन बी और डी को देख रहा था, तो यहाँ पे मेरे पास ये तो हो गया कि k इंटू रूट ऑफ k, और दूसरा क्या हो गया 1 बाय k रूट ऑफ k। ठीक है, अब इसकी एक्सपेक्टेशन निकालो। अब ये देखो, पूरा रैंडम वेरिएबल एक नया रैंडम वेरिएबल बन गया। इस पूरे रैंडम वेरिएबल को मैंने नाम दे दिया p। ठीक है, मैं नाम बोल देता हूँ, इसको मैंने नाम दे दिया अब p। दिस इज बेसिकली p रैंडम वेरिएबल, और मैं मान लेता हूँ ये किसी पॉपुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, पॉपुलेशन विद सम पैरामीटर अल्फा। ठीक है, अल्फा पैरामीटर के साथ। तो
तो अभी मैंने बोला कि जो के था और इसका जो दूसरा वाला वैल्यू थी, जो जेड प्राइम मैंने यहाँ पे लिखा था, इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा। तो इसकी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए मैंने लिखा कि जो मेरे पास दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन था, दिस बेसिकली दिस इज 1/k। तो जो 1/k था, इसको मैं नाम दे देता हूँ p प्राइम। ठीक है, नाम तो बहुत सारे दे दिए मैंने। सो दिस p प्राइम विल आल्सो बी फॉलोइंग द पॉपुलेशन विद अल्फा। ठीक है, तो जो इसका मीन होगा वो इसका मीन होगा। तो अगर मेरे पास ये वाला मीन एग्जिस्ट कर रहा होगा, इफ द केस, अगर ये मीन एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ये भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि पॉपुलेशन सेम है, तो डिफरेंशिएट कर नहीं सकते। तो ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 14, वहां पे था सिंगल करेक्ट। ठीक है तो सिंगल करेक्ट था, तो उसमें दोनों तो हो नहीं सकते, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो फाइनली बच कौन सा गया? ऑप्शन ए। तो हमारे पास ऑप्शन ए ही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो होते भी नहीं है पेपर में। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि ये क्वेश्चन अगर छूटता भी है तो छूट जान दो, क्योंकि मतलब सारे क्वेश्चन नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ सकता है। जैसे इस वाले में क्या था, प्रॉपर सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है अभी तक। ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा है वो एक ऑब्जर्वेशन है कि मेरे पास क्या था, कि मैंने थोड़ी बहुत ऑब्जर्व किया, कि मैंने देखा कि जो जेड था मेरे पास, दैट इज बेसिकली कोची से इसको इक्वेट किया, तो कोची का डिफाइन नहीं था, तो मोड वाले टर्म का भी डिफाइन होगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू का नहीं तो छोटी वैल्यू का भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव वाले टर्म्स होंगे। यहाँ पे मैंने उसका थोड़ा लॉजिक सा भी बताया, मे बी इट कैन बी इनवैलिड। ठीक है, बट एक समझने के लिए एक तरीका था कि हाँ, अगर उसका नहीं है तो इसका भी नहीं है। सो बेसिकली ये हमने कंक्लूड किया कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा। उसके बाद हमने देखा कि जो ये ऑप्शन था और ये ऑप्शन था, ये दोनों सेम हो गए। ठीक है, क्योंकि x डिवाइडेड बाय y करो या y डिवाइडेड बाय x करो, सेम बात रहेगी। ठीक है, क्योंकि बस डमी वेरिएबल वाली बात मैंने बोली, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फाइनली बच कौन सा गया? ऑप्शन ए। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो ऑब्जर्वेशन बेस होंगे, जहां में प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं भी मिल पा रहा होगा, तो नेग्लेक्ट करते जाएंगे कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये होगा। ठीक है, और देखो मतलब एक चीज मैं बोलूंगा कि अगर तुम किसी क्वेश्चन में मतलब ट्राई कर लेना चाहिए, मतलब वीडियो में बोल रहा हूँ, कोई बोल देगा कि क्या बकवास कर रहा है, लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, अगर तुम 2 को नेग्लेक्ट कर चुके हो, ठीक है, 2 का पता चल गया कि ये 2 मेरे पास आंसर नहीं हो सकते, तो बचे 2 ऑप्शन होते हैं। तो 2 ऑप्शन में आई विल सजेस्ट, मतलब देखो अपने रिस्क पे, सबसे पहली बात तो कि इन 2 में से तुम्हें थोड़ा सा और ऑब्जर्व करके तुम देखोगे तो एक और ऑप्शन अपने आप नेग्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन है कि अगर तुम 2 नेग्लेक्ट कर चुके हो तो इट्स योर चॉइस कि तुम वहां पे तुक्का भी मार सकते हो। ठीक है, क्योंकि 50-50 चांस एक तो, और अगर तुम उन दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को भी विजुलाइज कर गए कि थोड़ा बहुत ये मिलता जुलता जा रहा है, इसका कोई लॉजिक नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, बस डिस्ट्रीब्यूशन देखना था कि ये और ये डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो इसका आंसर नहीं हो सकता, ये दोनों नहीं हो सकते, बच्चे ये 2 थे, ये कोची से फॉलो करवा दिया मैंने, ये भी नहीं करेगा, तो ऑप्शन ए बच गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या गिवन है? हमें बोला कि 3 कॉइन है हमारे पास जिनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ठीक है, हमारे पास 3 कॉइन है, कॉइन 1, कॉइन 2 एंड कॉइन 3, और ये बायस्ड कॉइन है। ठीक है, उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे 1/4, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है 1/2, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है 3/4। ओके, उसके बाद बोला कि इसने एक प्लेयर को सिलेक्ट किया है, वन ऑफ दिस कॉइन्स। ठीक है, ओके, if the player tosses the coin 5 times then the probability of obtaining, यार देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसने क्या बोला हमें क्वेश्चन में? इसने बोला कि मेरे पास 3 कॉइन है, कॉइन 1, कॉइन 2 एंड कॉइन 3। अब जो कॉइन 1 है इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, इसमें है 1/2, और जो थर्ड कॉइन है उसके अंदर है 3/4। ठीक है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी, उसके बाद था जो कॉइन तुम सिलेक्ट करोगे उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि इक्वली लाइकली होंगे सब, यहाँ पे भी गिवन है ईच कॉइन इज इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन 1 हमारे पास कितना आ गया? 1/3, दैट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन 2, दैट इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन 3। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे गिवन थी। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड गिवन दैट कॉइन 1 दिस इक्वल टू 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड given that C2 this probability is 1/2, and probability of head given that C3 this probability equal to 3/4। ठीक है, इतना हमें गिवन है। उसके बाद इन्होंने बताया कि कोई जो बंदा था, जो हमारे पास प्लेयर था, उसने इनमें से कोई एक कॉइन को सिलेक्ट किया, उसके बाद उसने उस कॉइन को 5 बार टॉस किया, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 2 बार टेल आया होगा।
तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा नहीं, काफी लेंथी भी बोल सकते हैं इसको। तो इसने क्या किया है कि इनमें से कोई भी कॉइन टॉस किया, कोई भी एक कॉइन सेलेक्ट किया, उसके बाद उसको 5 बार टॉस किया और उसको सोल्व कर रखा है। तो इसको करने के लिए तुम्हें थोड़ा लेंथी प्रोसेस जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे केस बनेंगे। तो जो केस 1 हो सकता है कि हो सकता है मैंने जो कॉइन सेलेक्ट किया वो कॉइन 1 रहा होगा, ठीक है, केस 1 ही हो गया। तो कॉइन 1 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 इनटू, फिर इसने क्या बोला कि हमें बताना है कि जो 5 जो हमारे पास कॉइन थे, 5 बार जो हमने टॉस किया है उसमें कम से कम नहीं है, मतलब 2 टेल, ठीक है। तो 5 हमारे पास n हो गया और टेल है 2, तो हेड अपने पास कितने हो गए, दैट इक्वल टू x, दैट इक्वल टू 3, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हमारे पास कितना था, 1/4, ओके। तो 1/3 डॉट 5c3 1/4 रेज टू द पावर 3, और इधर कितना आ गया 3/4 रेज टू द पावर 2। ये केस 1 से हो गया। अब केस 2 ऐसे हमारे पास हो सकता है जिसके अंदर हमने कॉइन 2 को लिया होगा। इन दैट केस हमारे पास क्या बन गया होगा, 1/3 कॉइन को सिलेक्ट करने का इनटू 5c3, और 2 में कितना है अपने पास 1/2, तो 1/2 रेज टू द पावर 5, ओके। ऐसे ही केस 3 हम ले लेंगे। तो केस 3 हमारे पास क्या बनेगा, कॉइन 3, कॉइन 3 को जैसे लेंगे तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी भी सेम रहेगी 1/3, यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, 3 आएगा, डॉट 5c3, और वहां पे प्रोबेबिलिटी 3/4 रेज टू द पावर 3 इनटू 1/4 रेज टू द पावर 2। तो 3 केस हो गए, और जब केस बनते हैं तो उनको सम करते हैं, तो सम कर दो, 1/3 को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये वाला फैक्टर क्या होगा सोल्व होके, आई डोंट नो। फिर ये वाला फैक्टर क्या होगा सोल्व होके, आई डोंट नो, अगेन आई डोंट नो दिस फैक्टर। तो से ये फैक्टर k है, ये फैक्टर k1 है, और ये फैक्टर k2 है, ओके। सो दिस k1 प्लस k2 प्लस k3, और यहाँ पे 3 था, ओके। सो इसका समेशन में और बड़ा नाम दे देता हूँ, सम k, ठीक है, k डिवाइडेड बाय 3 इसका आंसर होगा। अब इनमें से देख लेना कौन सा होगा, k की वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था, 2 मार्क्स में था तो थोड़ा बहुत तो बनता भी है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद IIT मिलेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या गिवन है हम देखते हैं। तो इसने बोला कि हमारे पास x एक रैंडम वेरिएबल है विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिस वन, ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि हमने y डिफाइन किया, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x डिनोट द लार्जेस्ट, ओके ओके ओके। देन हमें बताना है एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, इसको देख के पता चल रहा है कि भैया इसमें थोड़ी कैलकुलेशन होगी, तो मैं तो करूंगा नहीं, ठीक है, मैं तो बस बताऊंगा कैसे करना है, सो तुम खुद करोगे। तो स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे ऑब्जर्व किया जाए, क्या किया जाए। तो इन्होंने बोला कि मेरे पास x था, x को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, कि x अपनी कोई भी वैल्यू ले सकता था, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होती है, तो 0 हो जाएगा, तो एक्सपेक्टेशन निकालना है, तो उसमें हटा देते हैं, 0 वाला फैक्टर किसी काम का नहीं, ठीक है, इट डजेंट मैटर। उसके बाद हम बात करें x से बड़ी वैल्यूज के लिए, तो y की वैल्यू अगर हम x को 0 से लेके 1 के बीच में रखना चाहेंगे, ठीक है, इन दैट केस जो y की वैल्यू है वो 0 हो जानी है, और यहाँ पे वाई स्क्वायर करेंगे तो वो भी 0 स्क्वायर, दैट इज 0। तो बेसिकली जो एक्सपेक्टेशन हो हम वाई स्क्वायर लिखने वाले थे, दिस इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ठीक है, क्योंकि वाला फैक्टर 0 रहेगा, तो 0 से 1 वाला फैक्टर हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि उसका काम भी नहीं, सबसे पहली चीज ये हमने नेग्लेक्ट किया, यहाँ पे ये नहीं होगा, ओके। उसके बाद मैं बात करता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, तो थोड़ा ग्राफ बना के देखते हैं। तो ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है, वो नंबर या फिर उससे जो छोटा इंटीजर लेंगे हम, तो ये स्टेप फंक्शन होता है। सो ये कुछ ऐसे जाएगा, लेट मी चेंज द कलर, ओके। तो हमारे पास फंक्शन कुछ ऐसा बनेगा कि ये बन गया ओपन इंटरवल 1 पे फ्लिप हुआ, इधर आ गया, ओपन इंटरवल 2 पे गया, ओपन इंटरवल एंड सो ऑन, स्टेप फंक्शन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज पता चल रही है कि हमें जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाओगे तो y की वैल्यू बढ़ती जाएंगी, लेकिन एक इंटरवल के बीच में कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज जो हमें पता चली, दैट थिंग इज कि जो हमारे पास y की वैल्यूज हैं, y विल बी 0, जो फैक्टर हम यहाँ पे लेंगे नहीं, उसके बाद y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 एंड सो ऑन, ठीक है। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन हमें निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ y स्क्वायर दैट इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका स्क्वायर,
ओके अब देखो एक्सपेक्टेशन तो वाई स्क्वायर की निकालनी है, तो वाई का डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की नीड नहीं है हमें, क्योंकि दिस इज ए फंक्शन ऑफ दिस थिंग। ठीक है, तो इस फंक्शन का हम यूज करेंगे, तो ये वाला पीडीएफ ही हम यूज कर लेंगे। तो ये चीज हो गई, और इसकी वैल्यू यहाँ पे तो 0 रहेगी, तो ये किसी काम का नहीं। यहाँ पे लेके आएंगे तो वाई स्क्वायर विल बी 1, यहाँ पे लेके आएंगे तो वाई स्क्वायर विल बी 4। अब ये वैल्यूज कब कब है, ये देखो सबसे पहले जब हमारे पास x बिलोंग कर रहा था 0 से लेके 1 के बीच में। ये कौन सी है, x बिलोंगिंग टू 1 to 2। ये कब है, x बिलोंगिंग टू 2 to 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यूज क्या क्या आ गई x की, अगर मैं x को लिखना चाहूँ, मतलब इसको y स्क्वायर को लिखना चाहूँ, सो दिस y स्क्वायर इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, इसका स्क्वायर, दैट थिंग इक्वल टू, और इधर मैं f ऑफ x लिखूंगा। ये सब के लिए सेम है, so this thing is e raised to the power minus x, x greater than equal to greater than 0। और ये वैल्यूज क्या क्या आ गई, 0 वाला फैक्टर मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, वो भी आएगा यहाँ पे, लेकिन काम नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा भी नहीं। सो दिस विल बी 1, 4, 9 एंड सो ऑन। 1 कब, x की वैल्यूज ले लेंगे यहाँ पे 0 से लेके, सॉरी 1 से लेके 2 में, ये कब 2 से लेके 3 में, और ये कब 3 से लेके 4 में। ओके ये क्लोज इंटरवल है यहाँ पे। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, सिंपल सी बात है, इंटीग्रेट करते जाओ। एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर निकालना था, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, इसका स्क्वायर, सो दिस विल बी इंटीग्रेटिंग 1 डॉट ई रेज टू द पावर माइनस एक्स dx, किस रेंज के अंदर 1 से लेके 2 में, प्लस इंटीग्रेशन कहाँ से 2 से लेके 3 में 4 डॉट ई रेज टू द पावर माइनस एक्स dx प्लस सो ऑन। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो मैं तो कर नहीं रहा, अब आगे कर लेना। तो जैसे इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास वैल्यूज होती जाएंगी, कुछ कुछ होती जाएंगी, तो वो शायद एजीपी बनेगा। ठीक है, समथिंग एजीपी, कोई प्रोग्रेशन बनेगी, कैसे बनेगी देख लेते हैं, रहने देते हैं, ठीक है। मेरे पास काम है, मैं नहीं कर आगे, बस बता देता हूँ इसको ना। इंटीग्रेट करते जाएंगे, जैसे इंटीग्रेट करोगे वैल्यूज पुट डाउन करोगे, तो हमें क्या करना है, समेशन करना है। तो समथिंग मैं मान लेता हूँ ई रेज टू पावर कुछ में आ गया, यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट रहा होगा, तो से दिस विल बी लाइक s विल बी लाइक 1 प्लस 2r। ठीक है, मैं एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ एजीपी को कैसे सोल्व करते हैं, 3r स्क्वायर एंड सो ऑन, कुछ ऐसा बन रहा होगा। तो ये वाला जो कोफिशिएंट है, मतलब कोफिशिएंट कह रहा हूँ, ये फैक्टर है r स्क्वायर एंड सो ऑन, जो यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो रेशियो है उसको लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे rs, दिस विल बी, और फिर कोफिशिएंट्स को लिखना स्टार्ट करेंगे इधर से, इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे r, इसको r से करेंगे, प्लस 2r स्क्वायर प्लस सो ऑन, सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशंस को, सो दिस विल बी 1 माइनस r s, दिस विल बी 1 प्लस r स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, दिस इज gp 1 by 1 माइनस r, ये 1 माइनस r इधर आ जाएगा, सो 1 माइनस s, so this will be s will be 1 by 1 minus r और 1 minus r। ठीक है, एजीपी को कुछ ऐसे सोल्व करेंगे, तो ये यहाँ पे यूज होगा, इसको अप्लाई करेंगे और सॉल्यूशन मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना था, इसमें भी कुछ भी नहीं था, बस ये थोड़ा इंटीग्रेशन है, उसके बाद थोड़ा एजीपी सोल्व करना है। सो दिस इज ए 2 मार्क्स क्वेश्चन, तो बनता भी है। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन बिना सोल्व किए कर देंगे तो फिर तो मतलब क्या फायदा। ठीक है, जो पेपर सेट कर रहा होगा उनको भी बुरा लगेगा, इतना इजी तो नहीं बनाया था, इतना भी इजी नहीं करना था। हाँ, तो हमने आज वाले वीडियो में देखे क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16। आई होप ये समझ में आए होंगे। तो बेसिक से क्वेश्चन है, कुछ ऑब्जर्वेशन वाले भी होते हैं, कुछ सोल्व करने वाले भी होते हैं, कुछ ऑप्शंस को देख के भी होते हैं। तो आज वाले वीडियो में हमारे यहीं तक थे, क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16। और किसी को अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई और अप्रोच मिल पा रही हो, ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो रहा है, इससे पीछे वाले में भी कैलकुलेशन थी, तो अगर तुम्हारे पास कोई और तरीका हो तो वो भी बताना, कमेंट डाउन कर सकते हैं। बट थिंग इज, एक अप्रोच में वही लेके चलता हूँ जो एज ए स्टूडेंट बच्चा पेपर में भी सोच पा रहा हो। अब ऐसा नहीं है हर क्वेश्चन में कोई ट्रिक लेके आऊँ, मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे 4 फ्रेंड से मिल रहा हूँ कि भाई इसमें बताइए क्या होगा, कोई बता भी देगा, मतलब मैं किसी क्वेश्चन को बहुत बड़े तरीके से कर रहा हूँ, कोई बहुत छोटा बता दिया, तो हो सकता है 15 लोग मिलकर बहुत छोटा छोटा सोल्यूशन बना दें, लेकिन एग्जाम में काम नहीं आता है। ठीक है, दैट्स माई ऑब्जर्वेशन, कि तुम कितने भी ट्रिक्स याद करके जाओ, 100 ट्रिक याद किए तो एग्जाम में तुम 5 ही याद रख पाओगे, ये फिक्स है, और वो 5 तुमसे लगेंगे भी नहीं। तो एक जनरल टेंडेंसी होती है, तो हम जो पढ़ के गए हैं उसको अच्छे से पढ़ें, सो दैट उसको अप्लाई भी कर पाए। ठीक है, और अप्लाई करोगे तो 2-2 मिनट का है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो टाइम लगता है, लेकिन 2-2 मिनट के हैं सारे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे हमारे पास 14, 15 एंड 16। आई होप ये वाला वीडियो भी हेल्पफुल रहा होगा, और आगे हम सारे सॉल्यूशन लाने वाले हैं धीरे धीरे।
थैंक यू।